Hello friends, today I am going to discuss with you the recent वेनेजुएला क्राइसिस जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है इस वक्त और ग्लोबली इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो वेनेजुएला है वहाँ पे 95% जो वर्ल्ड का ऑयल है वो वहाँ पे ही पाया जाता है। तो वेनेजुएला जो है एक तरह का लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व कंट्री है और इसका जो ऑयल है वो सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारी सोशल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस जो है इस कंट्री को फेस करनी पड़ रही हैं। सो पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या है बेसिकली। क्या हुआ था कि जब 10th सेंचुरी के अराउंड जो एंशियंट वेनेजुएला था उसमें जो इंडिजिनस वहाँ के जो ट्राइब थे उन्होंने देखा कि ज़मीन में से कुछ चीज़ जो है कुछ लिक्विड जो है वो बाहर आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये कुछ ब्लैक थिक फ्लूइड था। तो उन्होंने क्या किया, उसको मेडिसिन्स और में यूज़ करना शुरू किया और इसके साथ साथ वो अपनी लैंप्स वगैरह के लिए भी उसको यूज़ करते थे। तो जो इसका एक्चुअल एक्सकवेशन था वो बहुत ही देर बाद हुआ था। 1922 में फर्स्ट टाइम देखा गया था वहाँ पे जब किसी ने वहाँ पे ड्रिल किया ज़मीन में तो एक जेट जो था वो बाहर निकला ऑयल का और उसकी ऊंचाई जो थी वो लगभग 40 मीटर्स हाइट तक वो जेट जो था वो गश आउट हुआ था। तो उसको जो वो जब ऑयल बाहर निकला तो उसको पूरे 9 दिन लग गए थे पूरे उसको कंटेन करने के लिए। तो क्या हुआ कि जो फॉरेन ऑयल कंपनीज़ थी वो फटाफट से वहाँ पहुँच गई और उन्होंने भी मतलब सोचा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पे जल्दी से वो जो ऑयल इंडस्ट्री थी वहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो गई। नो डाउट वेनेजुएला जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग गया था ऑयल जो था। तो ये आप देख सकते हैं ये मैप में भी ऑरिनोको वहाँ पे एक हैवी बेल्ट है, ऑरिनोको रिवर है बेसिकली, जहाँ से 95% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल जो है वो डिराइव होता है। बेसिकली सारा जो वेनेजुएला है उसकी इकोनॉमी ही ऑयल के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप इसमें मैप में देख सकते हैं ऑरिनोको दैट इज़ हैवी ऑयल बेल्ट। तो क्या हुआ कि जैसे ही बहुत सारी कंपनीज़ वहाँ पे आ गई, उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब वहाँ पे आके वो एक्सकेवेट करते थे ऑयल को। और उसके साथ क्या हुआ कि जो वेनेजुएलन करेंसी थी वो रैपिडली इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे, दैट इज़ ऑयल। तो बट इसका जो इम्पैक्ट था वो क्या हुआ कि जो बाकी फैक्टर्स थे जैसे कि एग्रीकल्चर थे, एग्रीकल्चर हो गए या और भी कोई, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इसकी वजह से, क्योंकि सारी की सारी इकोनॉमी हैवीली ऑयल के ऊपर ही डिपेंड कर रही थी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था एक्सपोर्ट करना, तो जो फॉरेन कंट्रीज़ थी उन्होंने भी वहाँ से इंपोर्ट लेना वेनेजुएला से बंद कर दिया था ऑलमोस्ट। तो उसकी वजह से जो सारी बाकी जो मतलब जैसे एग्रीकल्चर वगैरह थे, बाकी इंडस्ट्रीज़ थी, उनको बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ग्लोबल डिमांड थी ऑयल की वो इंक्रीज़ हो रही थी लगातार से। और सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुई थी तो उसके बाद इतना ज़्यादा रेट हाई हो गया था वेनेजुएला ऑयल का, मतलब 1 मिलियन बैरल्स पर डे भी गया था। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मतलब हाई इसकी डिमांड रही होगी। तो उसके बाद क्या हुआ, इन 1950 मिडल ईस्ट कंट्रीज़ ऑल्सो बिगैन एक्सपोर्टिंग इट। आप देख सकते हैं इसमें मिडल ईस्ट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। बेसिकली इनको मिडल ईस्ट भी क्यों बोला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू यूएस देखें तो यूएस अगर ग्लोबल मैप पे हम देखें तो बिल्कुल वेस्ट पे है। तो उसके लिए ये वाली जो कंट्री हैं, जैसे एशिया में इंडिया वगैरह आता है, इंडिया, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। तो उसके बाद लेफ़्ट में देखें तो ये ईस्ट इंडिया के वेस्ट में है लेकिन यूएस के ईस्ट में है और मैप के बिल्कुल सेंटर में आती है। तो इसलिए इनका जो नाम था, यूएस ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मिडल ईस्ट कंट्रीज़ इनको ग्लोबली उसके नाम से जाना जाता है। तो इसमें बेसिकली इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ईरान, ये सब कंट्रीज़ जो हैं वो आती हैं। तो क्या हुआ,
इन कंट्रीज़ ने भी जो ऑयल था वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या हो गया कि जो सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि अब ये भी कंट्रीज़ थी वो भी ऑयल एक्सपोर्ट करने लग गई थी। तो सप्लाई ने मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम थी, तो प्राइजेज़ जो थे ऑयल के वो मतलब फॉल करना शुरू हो गए। तो फिर इसके लिए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि जिससे मतलब जो ऑयल का प्राइस है वो रीज़नेबल लेवल तक ही रहे, उससे ज़्यादा ना हो ना उससे कम ना हो। तो उन्होंने फिर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो थी वो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1960 में, और इसके 5 मेंबर्स थे, दैट इज़ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एंड वेनेजुएला। आप देख सकते हैं इसमें। तो उनका जो मेन एम था वो यही था कि रेगुलेट करें सप्लाई को और रीज़नेबल लेवल तक जो है वो प्राइस जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मेंबर कंट्रीज़ थी उन्होंने एक्सपोर्ट कोटाज जो थे वो रख लिए थे, ठीक है, ताकि मतलब इनकी ओवर प्रोडक्शन ना हो किसी भी कंट्री में। तो फिर भी जो ऑयल प्राइसेस थे, क्योंकि अभी सब एक्सपोर्ट कर रही थी, फिर भी फॉल कर रहे थे, और 1970 में अराउंड जो प्राइस था वो $3.4 पर बैरल जो था फिर भी आ गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वॉर थी या इंटरनेशनल टर्मोइल था, उसके बाद इसका सिनेरियो फिर से चेंज हो गया, क्योंकि 1973 में जो अरब इज़राइल वार थी, तो उसमें जो अरब ओपेक कंट्रीज़ थी उन्होंने यूएस के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया, और साथ ही उन कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करना बंद कर दिया जिनको जो कंट्रीज़ इज़राइल को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि अरब इज़राइल की वार थी। तो इसलिए जो कंट्रीज़ इज़राइल को, जैसे यूएस सपोर्ट कर रहा था और या फिर और भी कंट्रीज़ थी, तो उन्होंने क्या किया कि उनको जो था वो एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि जो प्राइसेस थे ऑयल के वो दोबारा से राइज़ करने शुरू हो गए और $37 पर बैरल तक चले गए। एंड उसके बाद जो वेनेजुएलन थे उन्होंने मतलब अपनी जो उनकी रेवेन्यू थी, या मैंने सॉरी आई हैव रिटन हेयर एवेन्यू, रेवेन्यू आना था, तो उन्होंने जो उनकी जो रेवेन्यू थी वो 4 गुना तक बढ़ गई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑयल इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज कर दिया गया, और जो लोग थे वो बहुत खुश हुए थे क्योंकि उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। बट क्या हुआ कि ये जो फ़ायदा थे ये ज़्यादा देर तक टिका नहीं, क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज़ के जो मेंबर थे उन्होंने अपना जो कोटा प्रोडक्शन का जो लिमिट थी उनकी, उनसे वो इंक्रीज़ कर गए थे। तो क्यों इंक्रीज़ कर गए थे? क्योंकि वो एडवांटेज लेना चाहते थे जो मतलब हाई प्राइस था ऑयल का, उसके लिए। तो उसके बाद क्या हो गया कि अगेन जो था वो क्रैश आ गया इसमें जो प्राइस था। तो जो ऑयल का जो प्राइस था वो $14 पर बैरल फिर से नीचे आ गया, मतलब इतना हो गया। तो उसके बाद ये लगभग 1999 तक ये इतना ही रहा जब तक ह्यूगो चावेज़ जो थे वो नहीं आए। ह्यूगो चावेज़ केम इनटू पावर विद राइजिंग डिमांड्स ऑफ ऑयल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया और चाइना थी, क्योंकि उस टाइम उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी ऑयल की, तो इन्होंने देखा और इन्होंने उनके साथ एक ट्रेड शुरू कर दिया, जिससे क्या उसे कहते हैं, मतलब वो इनको ये उनको ऑयल देते थे एंड इन रिटर्न वो उनको ह्यूज फंड्स देती थी ताकि ये अपनी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उसको परस्यू कर सकें। बट क्या हुआ कि जो स्ट्रेटजी थी वो ज़्यादा लॉन्ग रन तक ये सक्सेसफुल नहीं रही थी। और उन्होंने क्या किया था, ह्यूगो चावेज़ ने बेसिकली उन्होंने जो सोशल प्रोग्राम्स थे, जैसे इंडिया में भी कई स्कीम्स होती हैं, तो उन्होंने उनमें जो ऑयल से पैसा आता था वो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि जो ऑयल में पैसा आता था, ऑयल से पैसा आता था, उनको वो स्कीम्स में लगा रहे थे, लेकिन वो लोगों के पास सीधा पहुंचने की बजाय क्या होता था, रास्ते में ही अटक जाता था। मतलब कि बहुत ज़्यादा करप्शन थी, मिडल मैन इन्वॉल्व थे। तो जो लोग थे इनका तो मेन मोटिव था पॉवर्टी को ख़त्म करना जड़ से, लेकिन जो पैसा था वो एक्चुअल लोगों के पास पहुंचता नहीं था। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन वगैरह हो गई। तो जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ थी वो ऑलमोस्ट फेल हो गई। तो उसके बाद उनकी जो डेथ हो गई 2013 में।
तो उनके बाद जो उनके सक्सेसर आए थे निकोलस मदुरो, तो उन्होंने भी सेम फुट स्टेप जो थे उनके फॉलो किए। निकोलस मदुरो ने उनकी ही पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, फिर से वही सब कुछ होने लगा, करप्शन होने लगी। बट ये था कि जो भी गवर्नमेंट, जैसे ये देखो मैंने लिखा है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस टेक ओवर करप्शन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स क्रिएटेड अ क्योटिक सिचुएशन। मतलब कि ये सब चीज़ों के होने से क्या हुआ कि जो एक बिज़नेस एनवायरनमेंट था वो हॉस्टाइल हो गया, क्योंकि इंपोर्ट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन थी। तो जो प्राइवेट कंपनीज़ थी वो एकदम से ख़त्म हो गई थी। मतलब कि जैसे उनको एक्सपोर्ट भी नहीं करना है, इंपोर्ट भी नहीं आ रहा है, तो मतलब उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है वहाँ पे टिकने का, तो वो बंद हो गई। तो ऑयल प्राइसेस जो थे वो 2014 से लेके फॉल होने शुरू हो गए। एंड नाउ वेनेजुएला इज़ फेसिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल क्राइसिस इन द वर्ल्ड टुडे। तो जो इन्फ्लेशन रेट था वो बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं, हाई हो गया था। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 480% जो है इस वक्त इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वेनेजुएला में। एंड द कंट्री इज़ हैविली डेब्ट रिडन। एंड लोगों के पास जो है वो पैसा है, लेकिन पैसा है पर पैसा क्या करना है कि चीज़ें ही नहीं है वहाँ पे उपलब्ध। आप देख सकते हैं ये वेनेजुएला की जो फर्स्ट पिक्चर है, इसमें स्टोर बिल्कुल खाली है, तो स्टोर्स में सामान ही नहीं है बेसिकली। देयर इज़ अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड मेडिसिन एंड अदर डेली सप्लाईज। एंड इससे क्या होता है कि मतलब जब चीज़ें नहीं हैं तो लोगों में भी भूखमरी फैल रही है, लोगों ने एक दूसरे को लूटना शुरू कर दिया है, होमिसाइड होनी शुरू हो गई है, एक दूसरे को ही लोग मारी तुरे जा रहे हैं। तो ये चीज़ों से बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया का जो मेन, अगर इसको लिंक करें तो इंडिया भी वन ऑफ द कंट्री है जिससे वो ऑयल जो है वो परचेज़ करते हैं वेनेजुएला से। बट नो डाउट कि फॉल इन ऑयल प्राइसेस की वजह से इंडिया को फ़ायदा तो हो रहा है, बट नुकसान ये हो रहा है कि जो वहाँ पे इंडियंस रहते हैं ऐसी कंट्रीज़ में, जैसे अरब में या कतर में, तो वेनेजुएला में, तो जब ऐसा कुछ क्राइसिस होता है तो वो लोग वापस इधर आते हैं। जैसे अभी कतर में नकातक रूल चला है, तो उसमें 15% जो हैं वो जो मिडिल इनकम लेवल के मिडिल स्किल्ड जो होते हैं, और 10% जो लो स्किल्ड जॉब्स होती हैं, उसमें से उन्होंने क्या कि ये क्राइसिस आ गया कतर में, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया। तो उससे जो हमारे लोग वहाँ पे हैं वो वापस आना शुरू हो गए हैं। तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो राइज होनी शुरू हो गई है। तो ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबली रहता है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि कैसे पूरी कंट्री में लोग जो हैं वो इस चीज़ का रिवोल्ट कर रहे हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल, and it will be helpful in your exam also. Thanks for watching the video.